देखिए स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी कि जो मॉडर्न थ्योरी थी इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी थी? द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी को जब हम लोगों ने उसके बारे में बेसिक चीज़ें सारी पढ़ ली, इसकी टाइमलाइन पढ़ ली कि कौन कौन सा मेजर जो इवेंट था वो कौन कौन सी टाइमलाइन पर हुआ, ठीक है। तो अभी क्या है कि बिग बैंग थ्योरी से बेसिकली हमको तीन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहाँ से था वो हमने देखा कि एक सिंगुलैरिटी एटम से किस तरीके से इतना ह्यूज एक्सपेंशन हुआ और हमारा जो आज का यूनिवर्स हम लोग देखते हैं तो वो बना। दूसरा हम लोग जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे हुआ और फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्टार की बात करेंगे ना, जब तारे की बात करेंगे कि तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें आधी जर्नी तो बिग बैंग थ्योरी से ही होगी। अब जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से हम लोग इसी थ्योरी की हेल्प लेंगे, ठीक है, इसी हाइपोथेसिस की हेल्प लेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे था। तो चूंकि बिग बैंग थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि एक सिंगुलर पार्टिकल था, ठीक है, इसका कितना ज़्यादा मास था, डेंसिटी था, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो हम लोगों ने पहले उसके बारे में इनफ बातें कर ली हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे जब इसमें एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन के सडनली कुछ ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बहुत बड़ा ह्यूज एक्सपेंशन हो जाता है। अब ये जो ह्यूज एक्सपेंशन होता है तो ये हर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करा यूनिवर्स हमारा एक्सप्लोजन के बाद। तो एक्सप्लोजन के बाद हमको पता है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन थी वो हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन बना और हाइड्रोजन ने क्या बना दिया, यहाँ पर हीलियम बना दिया। तो यानी कि यहाँ पर कौन कौन से जो मोस्टली पार्टिकल्स बने वो कौन कौन से थे? तो हाइड्रोजन हीलियम गैस बनी और दूसरा क्या था, हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे। तो इन सब से हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो मैटर है, तो अभी तक का हमको पता है कि मैटर जो है वो इन्हीं चीज़ों का मैटर है। वो मैटर के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रोजन हीलियम गैस और डस्ट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है, तो जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ बहुत बड़ा क्लाउड। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना है, नेबुला। तो पूरे यूनिवर्स में ऐसे बहुत बड़े बड़े एक ह्यूज क्लाउड बनते गए। तो इस क्लाउड की खास बात क्या होती है कि नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो इसमें चारों तरफ क्या है, पूरी गैसेस फॉर्म है, गैसेस ही गैसेस भरी हुई हैं इतने बड़े बड़े नेबुला में, और ये बहुत ह्यूज नेबुला है, बहुत ह्यूज नेबुला। अब हमको पता है कि जो गैलेक्सी हैं वो कैसे बनेंगी, वो नेबुला से बनेंगी। गैलेक्सी क्या है कि उसको हम लोग बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, तो बेसिकली हम लोग वही पढ़ना है। अब ये इतने बड़े बड़े जो ह्यूज नेबुलास थे, बहुत बड़े बड़े नेबुला फॉर्म हो रहे थे। अब ये नेबुला का मतलब क्या है, नेबुला का मतलब इसके अंदर सारे तरफ ये सब क्या है, ये सब गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं। तो हम किसी एक नेबुला के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेबुला पूरे यूनिवर्स में जो थे उस टाइम पे मौजूद थे। जैसे ही एक्सप्लोजन के बाद हमारा मैटर जो था वो चारों तरफ फैल गया, और फैलने के बाद जब हमको पता है कि 3 लाख वर्षों के बाद जब ये विजिबल होना स्टार्ट हुआ, हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमें दिखना स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन हीलियम के बादल बने हुए थे, तो उसको हम लोगों ने नेबुला नाम दिया। तो एक नेबुला की वर्किंग जरा हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्टार कैसे बनेगा, तारा कैसे बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि इसी नेबुला को ले लेते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, थोड़ी सी चीज़ और जान लीजिए कि जब ये एक्सपेंशन हो रहा था ना, हमारा ब्रह्मांड जब फैल रहा था, तो ये जो ब्रह्मांड के अंदर का जो मैटर था वो, जैसे आप सोचो, एक एग्जाम्पल लो कि एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन में ना खूब सारा पानी भर दो और पॉलीथीन को पुश करो, उसको दबाओ, प्रेशराइज करो, तो क्या होगा कि एक मोमेंट के बाद जो पॉलीथीन है ना वो फट जाएगी तो पानी जो होगा वो बहुत चारों दिशाओं में ऐसा बिखरेगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो जब स्कैटरिंग होगी, ये प्रोसेस होगा, तो कुछ पानी की बूंदें आपके पैरों के पास गिरेंगी, कुछ थोड़ी दूर पे गिरेंगी, कुछ इधर गिरेंगी, कुछ इधर गिरेंगी। तो हो सकता है ज़्यादा पानी आपके पैरों के पास गिरे, 4 बूंदे लेफ्ट में गिरें, 5 बूंदे राइट में गिरें। तो इसीलिए इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, रेडिएशन हुआ। रेडिएशन के बाद जब टेम्परेचर डाउन हुआ
टेम्परेचर डाउन होने के बाद हीट लॉस हुआ, हीट लॉस होने के बाद जो एनर्जी थी, जो रेडिएशन था, उसने किस में कन्वर्ट करा, मैटर में। तो ये जो एक्सप्लोजन से हमेशा ऐसे रेडिएशन बिखरा, तो जो रेडिएशन बिखरा तो वो पूरे ब्रह्मांड में, फॉर एग्जाम्पल कि ये व्हाइट बोर्ड पूरा ब्रह्मांड है, तो कहीं पर यहाँ पर मैटर चला गया, कहीं यहाँ मैटर चला गया, कहीं यहाँ पर मैटर है, कहीं यहाँ पर मैटर है, तो कहीं यहाँ पर, तो इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में मैटर का छिड़काव हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। कहने का मतलब है यहाँ कुछ ज़्यादा अमाउंट में, यहाँ 5 किलोमीटर है, यहाँ 2 किलोमीटर है, यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें डिफरेंस था। तो अब एक बात बताइए, जहाँ पर 10 किलोमीटर होगा, अब मैटर का मतलब क्या, हाइड्रोजन हीलियम प्लस डस्ट पार्टिकल्स, तो जहाँ पर 10 किलोमीटर है तो वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा ज़्यादा होगी। जहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो उस नेबुला का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो हम यहाँ थोड़ी चीज़ें लिखते जाते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट केवल डायग्राम में ना रहे, कुछ फ्लोचार्ट के फॉर्म में हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पदार्थ का ये वितरण हुआ है, मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कैसा है, अनईक्वल है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ जाएंगे, तो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेम एज इट इज़ ये किसको जन्म देगा, अनईक्वल डेंसिटी को जन्म देगा। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए इस नेबुला को नाम दे देते हैं, ये एक्स नेबुला, ये वाई नेबुला, ये जेड नेबुला, ये ए नेबुला, ये बी नेबुला। तो एक्स के पास 10 kg मैटर है, वाई के पास फॉर एग्जांपल तो 8 kg है, इसके पास 3 kg है, इसके पास 2 kg है, 1 kg है। तो इसके पास ज़्यादा मैटर तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा। अनईक्वल डेंसिटी होगी तो ये किसको जन्म देगी, अनईक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स को। अनईक्वल डेंसिटी होगी तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, अनईक्वल होगा। अनईक्वल का मतलब है इसका ग्रेविटेशन फोर्स अलग G1, इसका ग्रेविटेशन फोर्स G2, इसका G3, इसका G4, इसका G5, क्योंकि सब में मैटर की क्वांटिटी अलग अलग, सबकी डेंसिटी अलग अलग। तो एक बात बताइए, इससे, इस पूरे फ्लो चार्ट से मेरे को दो चीज़ें डिराइव होके आती हैं। पहली चीज़ कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। GF का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा। तो जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, अपने से कम ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जो नेबुला है, जो ये गैसेस है, इनको घसीट के अपने में ऐड कर लेगा, इनको अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करके अपने में ऐड ऑन कर लेगा। ठीक, तो अब देखिए, अब केवल हम एग्जाम्पल समझते हैं एक्स का, तो इससे हमें पूरे यूनिवर्स का जो सेटअप है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक्स की खास बात क्या होती है। अगर देखिए ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं तो इसको दिमाग में एक अलग फोल्डर में स्टोर कर लो। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम एक्स नेबुला की बात करते हैं। तो हम इस नेबुला की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक नेबुला है, ये गैसेस का, डस्ट पार्टिकल का, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन हीलियम डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो अब देखिए क्या है, इसके अंदर भी क्या है कि ऐसा ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो मेरे को बात बताओ, अगर ये नेबुला जो है, नेबुला क्या होता है, क्लाउड होता है गैसेस का, ये नेबुला, ये नेबुला। तो अगर हम पूरे वाइट बोर्ड को ट्रीट करें, वाइट एज ए वाइट बोर्ड देखें, तो ये भी तो एक नेबुला है, क्योंकि इसके अंदर भी तो गैसेस ही गैसेस हैं, क्लाउड ही क्लाउड है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये भी नेबुला, ये भी नेबुला, ये भी नेबुला, तो ये एक बड़ा सा जो ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं, तो ये भी तो एक नेबुला हुआ। नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो अब इस बड़े से क्लाउड के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बड़े से क्लाउड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इस बात को बड़े ध्यान समझिएगा कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, अगर इस बड़े से क्लाउड को, अगर देखिए वाइट बोर्ड, पूरे बड़े से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए कि ये पूरा वाइट बोर्ड था, उसमें ये बड़ा सा नेबुला था, इसके अंदर ये कई सारे छोटे छोटे से नेबुलास थे, कई सारे गैसेस के लम्प्स थे, जिनको लम्प बोलते हैं। अब इनको नेबुला इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, नेबुला, इसको बड़े वाले को बोल दिया, छोटे वाले को नेबुला ना बोल के इनको बोल देंगे ये क्या है,
ये क्लस्टर हैं, किस चीज़ के क्लस्टर हैं? क्लस्टर ऑफ गैसेस, या बोल देंगे कि ये क्या है? लम्स हैं, लम्स। अब देखिए क्या LUMPS लम्स है, ठीक है। तो अब देखिए इसका ग्रेविटेशनल, फॉर एग्जांपल कि इसका ये सबसे ह्यूज जो गैस क्लाउड है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा गैस का बॉडी है, गैस बॉडी ऑफ गैस है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने से छोटे वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगा और अपने में ऐड कर लेगा। अब ये इतना बड़ा हो गया, अब इसकी डेंसिटी भी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। तो अब ये क्या करेगा? इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। अगर देखो अट्रैक्ट तब कर पाएगा, देखो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें ये पता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक m1 m2 पर और एक 1/r² पर। तो अगर जो r है, r का मतलब होता है दो बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस, ये दो बॉडीज़ हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस वो होती है r, और इसका मास होता है m1 और इसका मास होता है m2। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के लिए, यानी कि द्रव्यमान के गुणनफल के, ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इनके बीच की दूरी घटेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब देखिए ये इसका मास हो गया इतना बड़ा, इसका मास है इतना बड़ा, अगर ये इसकी रेंज में आएगा तो ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अब एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बन जाएगा। अब ये इतना बड़ा हो गया, पहले ये इतना था, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, फिर इसने इसको ऐड ऑन करा, फिर इसने इसको ऐड ऑन करा। इसी तरीके से ये सबको ऐड ऑन करता करता इसके पास जो भी पार्टिकल इसके बाद बचेंगे वो सबको ऐड ऑन करता करता एक बहुत बड़े पार्टिकल में, एक बहुत बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो ये हमारा नेबुला था और इसके अंदर जो गैसेस के बहुत सारे ये लम्स थे वो सब किस में बदल गए? एक बड़े से गैस बॉडी थी, गैसियस बॉडी है हमारी, ये इसको बोलते हैं, ये हमारी क्या है? गैसियस बॉडी में कन्वर्ट हो गए। ये डायग्राम यहाँ से आया, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी बॉडीज़ ने छोटी बॉडीज़ को अट्रैक्ट करते रहे, वो एक दूसरे में ऐसा मिलते चले गए थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे जैसे सोचिए इसमें मिलते जाएंगे तो ऐसे क्या होगा? ऐसे करके ये जो गैसियस बॉडी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यही क्या है? हमारा स्टार है। नेबुला में जो कई सारे लम्स होते हैं, गैसेस के क्लस्टर्स होते हैं, वो आपस में जब एक गैसियस बॉडी बना देते हैं तो उसी को हम लोग स्टार कहते हैं। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है इसकी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि स्टार्स में अपनी एनर्जी होती है, उनकी अपनी लाइट होती है, तो वो इसमें आती कहाँ से है? मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो नेबुला है, ये जो गैस है, गैस बेसिकली है कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल, यही तो है गैस में, यही तो है इन सारे क्लाउड्स में, यही तो आपस में मिलते जा रहे हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी में एंटर कर रही है तो उसके न्यूक्लियस में और ज़्यादा जो है डेंसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज़ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो दूसरे पार्टिकल दूसरे ब्लॉक को अपने अंदर लिए ले रहा है तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसमें और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इंसर्ट हो रहे हैं। जब और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इंसर्ट हो रहे हैं तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें किसी दूसरी बॉडी के हाइड्रोजन हीलियम के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो उन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी? अगर दो हाइड्रोजन एटम आपस में कोलाइड करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस बड़े से गैसियस बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक रिएक्शन चल रही होगी। वो कौन सी रिएक्शन है? वो है हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से क्या निकलती है? रेडिएशन, एनर्जी, हीलियम बनता है। तो लगातार यहाँ पर किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? हाइड्रोजन से हीलियम का ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है। और ये सोचो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 10 किलो हाइड्रोजन या कितना 20 किलो हाइड्रोजन भरा है, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट है हाइड्रोजन का, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? कंटिन्यूअसली ये हो रहा है कन्वर्ट हीलियम में, और इससे क्या एमिट हो रहा है? इससे एमिट हो रहा है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रेडिएशन। तो इस रेडिएशन की वजह
वजह से जो ये स्टार है वो कैसा है, उसके अंदर अपनी लाइट है, उसके अंदर अपना जो है प्रकाश है, उसके अंदर अपनी एनर्जी है। यही देखिए सन के अंदर आज भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तब से हो रही है जब से इसका निर्माण हुआ। और इसका निर्माण कब हुआ? आज से 5 अरब वर्ष पहले। 5 अरब का मतलब है 5 बिलियन वर्ष पहले। तो 5 बिलियन वर्षों से लगातार जो सन है वो क्या कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है, लाइट निकाल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वो किसके थ्रू हो रही हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। इसीलिए बोलते हैं कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि तारे जो होते हैं वो गैसों के झुंड होते हैं, और गैसेस जो होती हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में मदद करती हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में मदद करती हैं तो उनसे जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। फिर इसके बाद आता है कि तारे का जीवन काल क्या होता है, कब तारा, कौन सा तारा जो है वो फ्यूज हो जाएगा या फिर डेड हो जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी चैप्टर 1 में हमें केवल पढ़ना था फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो इस तरीके से हमारा स्टार जो है फॉर्म होता है। कैसे? बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लोजन हुआ, डार्क मैटर फैला, डार्क मैटर कैसे एक नेबुला में कलेक्ट होता है, फिर उस तरीके से ये जो नेबुला है गैसेस के, ये आपस में कैसे अट्रैक्ट होते हैं। उसके पीछे ये प्रिंसिपल ये था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस होता है, जिसका जितना मास उसका उतना होता ग्रेविटेशनल फोर्स। वो अपने से कम ग्रेविटेशनल फोर्स वाले बॉडी को अपने में अट्रैक्ट करके एंटर करा देगा, और जब ये एंटरिंग हो रही होती है तब ही कोलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन से, और एनर्जी डेवलप होती है। तो हर स्टार के पास अपनी लाइट और अपनी हीट जनरेट होती है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और इसकी एज है 5 बिलियन ईयर्स एगो।